अगर आरबीआई का स्थापना देखें तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना के समय यह एक निजी बैंक था, सरकारी बैंक नहीं था, यह एक निजी बैंक था और इसकी पूंजी अगर देखा जाए तो 5 करोड़, ओनली 5 करोड़ इसकी पूंजी कितना था, ओनली 5 करोड़। अगर शेयर को देखते हैं तो 100 रुपया का शेयर था और 5 लाख शेयर था, 5 लाख शेयर में बटा हुआ था, 100 रुपया का शेयर 5 लाख शेयर में बटा हुआ था। आधिकारिक पूंजी से कितना था, 5 करोड़ रुपया स्थापना के समय। अगर पूछा जाए कि स्थापना सदस्य बी आर अम्बेडकर जो था वो संस्थापक सदस्य था, आरबीआई का जिस समय स्थापना हुआ था उसका संस्थापक सदस्य बी आर अम्बेडकर जी थे। जय हिंद। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को हम लोग 2 दिवस मनाते हैं, एक उड़ीसा स्थापना दिवस और दूसरा आरबीआई स्थापना दिवस। उड़ीसा स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रांत से कटकर उड़ीसा राज्य बना था, 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है या उसी को उत्कल दिवस, उड़ीसा स्थापना दिवस को ही हम लोग कहते हैं उत्कल दिवस। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है या उत्कल महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रांत से अलग हुआ था उड़ीसा। अब देखते हैं आरबीआई स्थापना दिवस 1 अप्रैल को क्यों मनाते हैं। क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था, इसलिए हम लोग 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए जानते हैं आरबीआई के बारे में, पूरा डिटेल से जानेंगे कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, आरबीआई का मुख्यालय कहां है, आरबीआई का गठन कैसे हुआ, आरबीआई केंद्रीय बैंक के तौर पे काम कर रहा है, इससे पहले कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के तौर पे काम करता था, आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं, कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, चलिए सबके बारे में जानते हैं। हमने हेडलाइंस दिया है एक नजर सब खबर। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आरबीआई से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं आरबीआई के बारे में। चलिए देखते हैं भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना। अगर देखा जाए कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास 1914 में चेंबरलिन कमीशन को जाता है। चेंबरलिन कमीशन ने ही प्रथम प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। 1914 में चेंबरलिन कमीशन को जाता है यह प्रयास। इनकी सिफारिश पर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया। चेंबरलिन कमीशन जो सिफारिश किया था 1914 में, इसी सिफारिश को मानते हुए 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया, किंतु यह एक व्यापारिक बैंक था, ना कि केंद्रीय बैंक। यह एक व्यापारिक बैंक था, ना कि यह एक केंद्रीय बैंक। फिर 1926 में यंग हिल्टन आयोग या इसी को हम लोग कहते हैं शाही आयोग ने आरबीआई का स्थापना का क्या क्या सिफारिश किया, तो इसकी सिफारिश को मान लिया गया। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर हुआ है, तो आपको आंसर देना है यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग, चेंबरलिन कमीशन नहीं देना है। फिर 1926 में जब यंग हिल्टन आयोग ने सिफारिश किया नहीं आरबीआई का स्थापना होना चाहिए, तो 1931 ईस्वी में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी का एक सुझाव आया और कहा गया नहीं आरबीआई का स्थापना होना चाहिए। इसी सुझाव के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1934 पारित हुआ। आरबीआई अधिनियम 1934 पारित हुआ। इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ। इसलिए हम लोग 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाते हैं। चलिए जानते हैं आरबीआई के बारे में, कितने इसमें गवर्नर होते हैं, क्या इसका कार्य होता है, चलिए देखते हैं। अगर आरबीआई का स्थापना देखें तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना के समय यह एक निजी बैंक था, सरकारी बैंक नहीं था, यह एक निजी बैंक था और इसकी पूंजी अगर देखा जाए तो 5 करोड़, ओनली 5 करोड़ इसकी पूंजी कितना था, ओनली 5 करोड़। अगर शेयर को देखते हैं तो 100 रुपया का शेयर था और 5 लाख शेयर था, 5 लाख शेयर में बटा हुआ था। 100 रुपया का शेयर 5 लाख शेयर में बटा हुआ था। आधिकारिक पूंजी इसका कितना था, 5 करोड़ रुपया स्थापना के समय। अगर पूछा जाए कि स्थापना सदस्य, जैसे बी आर अम्बेडकर जो था वो संस्थापक सदस्य था, आरबीआई का जिस समय स्थापना हुआ था उसका संस्थापक सदस्य
B.R. अंबेडकर जी थे। इसका राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी कब हुआ? पहले तो निजी था, उसके बाद इसको सरकारी किया गया कब? 1 जनवरी 1949 को। यानी भारत जब आजाद हो गया उसके लमसम 1.5-2 साल बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो उससे पहले आरबीआई भारत, पाकिस्तान, म्यांमार ये सब का बैंक के तौर पे काम करता था। जब राष्ट्रीयकरण इसका हो गया तब ये सिर्फ भारत के लिए काम कर रहा है और भारत का एक सरकारी बैंक है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और उस समय अगर गवर्नर पूछा जाए तो कौन था? सीडी देशमुख। कौन था? सीडी देशमुख। अगर इसका मुख्यालय देखते हैं कहां है? मुंबई में। लेकिन स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता था। वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई लाया गया। वर्ष 1937 में। अगर आरबीआई का ब्रांच ऑफिस हम लोग देखते हैं कितने हैं तो 4। कितने हैं? 4। आरबीआई का ब्रांच ऑफिस 4 है। कहां कहां है? दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, मुंबई है। कहां है? दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है और मुंबई है। अगर हम विदेश में देखें, विदेश में आरबीआई का ब्रांच कहां पे है? तो लंदन में है। कहां पे है? लंदन में। चलिए देखते हैं इसका प्रथम गवर्नर कौन है। प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ। कौन है? ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर अगर देखा जाए तो सीडी देशमुख। जिस समय इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, उस समय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहले वित्त मंत्री थे। ये गवर्नर बनने से पहले ये क्या थे? वित्त मंत्री भारत के। और 25वें गवर्नर देखते हैं तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और 26वें गवर्नर अभी वर्तमान में देखते हैं तो कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर। अब देखते हैं आरबीआई का प्रशासन, कैसे आरबीआई कार्य करता है। आरबीआई कैसे अपना कार्य करता है? तो आरबीआई एक निर्देशक मंडल के द्वारा कार्य करता है। एक निर्देशक मंडल इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, जिसमें 21 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 21। टोटल 21। जिसमें अगर हम देखते हैं तो गवर्नर एक होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होता है, 4 ब्रांच गवर्नर होता है। अभी हम ब्रांच आपको बताए थे, 4 ब्रांच हैं भारत में। कहां कहां? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। वहीं का गवर्नर भी इसमें शामिल होता है। तो ब्रांच गवर्नर कितने हो गए? 4। और उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का। अगर ये गवर्नर का देखे कार्यकाल, ब्रांच गवर्नर का कार्यकाल अगर हम लोग देखते हैं तो 4 वर्ष का होता है। और वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त होता है दो सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा। और आर्थिक मामलों का यानी अर्थव्यवस्था में जानकार, आर्थिक मामलों का जानकार होता है, ये 10 सदस्य होता है। टोटल 21 सदस्य मिलकर आरबीआई का प्रशासन चलाता है, आरबीआई का देखरेख करता है। अब देखते हैं कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर होता है। जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है? एक सरकारी बैंक है, सरकार के तौर पे काम करता है। तो वो क्या करेगा? वो जनता का भला ही सोचेगा ना। और जो निजी बैंक है या व्यापारिक बैंक है वो क्या सोचेगा? वो तो सोचेगा कि जितना से जितना लाभ हो। तो वही हम चीज बता रहे हैं, वही चीज हम बता रहे हैं कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर होता है। तो इसका केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, जबकि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। सिर्फ लाभ, जनता भलाई ये सब कुछ नहीं, जनता भाड़ में जाए, हमको सिर्फ लाभ कमाना है। अगर केंद्रीय बैंक अगर हम देखते हैं किससे लेन देन करता है केंद्रीय बैंक, तो सरकार से लेन देन करता है। कभी सुने हैं कि केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है वो किसी जनता को या किसी कृषि लोन दिया है किसी को? नहीं, वो सिर्फ सरकार से लेन देन करता है। और व्यापारिक बैंक क्या करता है? जनता से लेन देन करता है, जनता से कृषि लोन देता है, होम लोन देता है, कार लोन देता है। कौन देता है? व्यापारिक बैंक देता है, एसबीआई देता है, पीएनबी देता है। और केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्था है, जबकि व्यापारिक बैंक सरकारी संस्था भी है और गैर सरकारी संस्था भी है। मतलब ये सरकारी बैंक भी होते हैं जैसे एसबीआई, और निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक भी होते हैं जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी, वो निजी बैंक भी होते हैं। अब देखते हैं कि केंद्रीय बैंक ये क्या करता है? बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग सेक्टर में काम होता है सभी को नियंत्रित आरबीआई ही करता है। जबकि व्यापारिक बैंक क्या करता है? ये आरबीआई के नियंत्रण में काम करता है। आरबीआई जो गाइडलाइंस देता है उसी को फॉलो करता है व्यापारिक बैंक।
अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आरबीआई के नियंत्रण में ही कार्य करता है व्यापारिक बैंक। अब देखते हैं आरबीआई का कार्य क्या होता है। आरबीआई का कभी सवाल पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देता है और पूछ देता है आरबीआई का कौन सा कार्य इसमें नहीं है। तो आरबीआई का कार्य होता है नोट जारी करना। सबसे पहले नोट जारी करना। आप जो ये देख रहे हैं 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, उसमें आरबीआई का ही हस्ताक्षर होता है। नोट जो जारी होता है आरबीआई के आदेश से ही जारी होता है। और आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करता है। सरकार से लेन देन करता है, सरकार की हर बात मानता है, सरकार के बैंक के रूप में यह कार्य करता है। और यह बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बैंकों का बैंक? क्योंकि यह सभी व्यापारिक बैंक को नियंत्रित करता है, बैंकों को लाइसेंस देता है, एटीएम कार्ड जारी करता है। किसी बैंक को अगर एटीएम कार्ड जारी करना है या लाइसेंस लेना है, सभी कार्य के लिए आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। आरबीआई का अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेगा कोई भी व्यापारिक बैंक तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बैंकों का बैंक। सब बैंक का ऊपर एक बाप होता है ना, वही है। सब बैंकों का ये बाप है भारत में आरबीआई। जो गाइडलाइंस देगा वो सब बैंक को मानना पड़ेगा। अंतिम ऋणदाता के रूप में भी यह कार्य करता है आरबीआई। यह विदेशी मुद्रा का संरक्षण भी करता है। जैसे भारत में अभी विदेशी मुद्रा जो स्टॉक है उसका संरक्षण कौन करता है? आरबीआई ही करता है, ना कि दे देगा एसबीआई को। एसबीआई तुरंत बांट देगा लोन में। आरबीआई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। जैसे अगर किसी देश में केंद्रीय बैंकों का अगर मीटिंग होता है, बैठक होता है, तो उसमें आरबीआई का गवर्नर जाता है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आरबीआई करता है। सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आरबीआई कौन सा कार्य करता है, तो मौद्रिक नीति जारी करता है। कौन सा कार्य? मौद्रिक नीति। अर्थात यह बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, खुले बाजार की क्रिया, यह सब पर नियंत्रण, यह सब डिसाइड करता है कौन? आरबीआई। इन सभी के बारे में हम बताएंगे। अगर आप कमेंट में बताइएगा तो हम जरूर बताएंगे कि बैंक रेट किसे कहता है, रेपो रेट किसे कहता है, रिवर्स रेपो रेट किसे कहता है, सीआरआर किसे कहता है, एसएलआर किसे कहता है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा चलिए, मानोगा तो लाइक करना है, नहीं मानोगा तो नहीं करना है। जय हिंद।